Good afternoon, my dear students. So, today we will continue with the expression of impulse. Yesterday, we had discussed about impulsive force. What is impulsive force? The force which acts for a very short interval of time. और इम्पल्स क्या था? फोर्स मल्टीप्लाई टाइम या टोटल चेंज इन मोमेंटम। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स अप्लाई करोगे नेचुरली किसी टाइम पे करोगे, ठीक है। फोर्स अप्लाई करोगे तो वो मूवमेंट होएगी तो उसमें मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। तो मीन्स जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो क्या है? इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स की दो याद रखना आपने, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम और टोटल चेंज इन मोमेंटम। बट इम्पल्सिव फोर्स क्या है? द फोर्स विच एक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब इम्पल्स के आपने क्या देखा था? ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम इसको फाइंड करेंगे, इसका एक्सप्रेशन क्या है इम्पल्स का। बहुत इजी टॉपिक है पर ध्यान से आपने समझना है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, मैथ्स का टॉपिक है, तो ठीक है। चलो, एक्सप्रेशन क्या है? कंसीडर अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर ए स्मॉल टाइम डी टी। अब डी टी हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने क्या एक देखा था, डिफरेंशिएशन, और एक होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो हमने स्मॉल टाइम लिया इसलिए हम इसको डी टी के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। देन इम्पल्स ऑफ फोर्स इज गिवन बाय। अब इम्पल्स जो होती है वो जे के साथ हम डिनोट करते हैं, ठीक है। सिंबल क्या होता है इसका? जे। पर हमने स्मॉल टाइम डी टी के लिए लिया तो हमने इसको भी डी जे के मतलब मीन्स स्मॉल इम्पल्स, ठीक है। डी जे इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी टी, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर अ फाइनाइट इंटरवल फ्रॉम T1 to T2 देन इम्पल्स इज गिवन बाय। अब कहता है कि मान लो किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, वो हमने एक टाइम पीरियड लगा लिया, मीन्स T1 और T2 के बीच में। मीन्स T1 आप 2 सेकेंड ले लो, T2 4 सेकेंड ले लो, मीन्स हम 2 से 4 सेकेंड तक उसको फोर्स लगाई है किसी बॉडी में, ठीक है। तो अब उसमें जो इम्पल्स होगा, क्योंकि हमने 2 से 4 वो टोटल देखनी है, तो जब टोटल देखना होता है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो ये तो डीजे था, ठीक है। डीजे का हमने क्या किया? इंटीग्रेशन। ये कौन सा सिंबल होता है? इंटीग्रेशन का, ठीक है। जब हमने डीजी को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास अकेला जे रह जाता है। जे मीन्स इम्पल्स एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज अ वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? टाइम की लिमिट क्या बताई है? T1 से लेके T2 तक। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल एफ डॉट डी टी, साथ में T1 से लेके T2 तक। समझ में आया बेटा? अब इफ़ एफ एवरेज, अब हम फोर्स तो लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल फोर्स हमने लगाई है, एवरेज फोर्स लगाई है, एफ एवरेज विद द एवरेज फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, मीन्स इतनी फोर्स हमने बॉडी के ऊपर लगाई है किसी बॉडी को मूव करने के लिए। जैसे ये नोटबुक है, इसको ही मैं मूव करना चाहती हूँ, ठीक है। तो जो टोटल मेरी फोर्स लगाई है, कितने सेकंड के लिए लगाई है, T1 से लेके T2 तक, ठीक है, वो क्या है? एफ एवरेज। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पेज। अब ये देखें, अब हम क्या निकाल रहे हैं? जे, ठीक है। जे क्या है? इम्पल्स इज इक्वल टू एफ की जगह क्या लिखा मैंने? एफ एवरेज। टाइम पीरियड क्या था? T1 से लेके T2, साथ में डी टी। अब एफ एवरेज वो तो, अब ये एफ एवरेज लिमिट क्या है? T1 से लेके T2 तक, ठीक है। एवरेज टोटल फोर्स है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो हमने बाहर लिख ली, ठीक है। टाइम क्या आ गया? T1 से लेके T2 डी टी। एफ एवरेज एज इट इज़। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी, ठीक है। लिमिट T1 से लेके T2 इज इक्वल टू एफ एवरेज। अब ये लिमिट पुट करते हैं हम यहाँ पे, टी की जगह T2 माइनस, फिर टी की जगह T1, ठीक है। T2 माइनस T1। ये जो T2 माइनस T1 है क्या है? ये चेंज इन टाइम है, तो चेंज इन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी। सो जे हमारे पास क्या आ गया? एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। ये इम्पल्स का क्या है? एक्सप्रेशन। क्लियर? अब इसकी डायमेंशन क्या है? डायमेंशन फार्मूला क्या है? हमें फोर्स का पता है, M/L/T-2, ठीक है। टाइम का है T, तो ये -2 है, ये 1 है, -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1। तो डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? M/L/T-1। देन SI यूनिट क्या है इसके? इम्पल्स के फोर्स इंटू टाइम। फोर्स के क्या है? न्यूटन। टाइम के क्या है? सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? ये है ना डायमेंशन फार्मूला, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम इनवर्स है पर सेकेंड,
ठीक है। ऐसे ही CGS में फोर्स के क्या होते हैं, डाइन, और टाइम के सेकंड ही, या मास के ग्राम, लेंथ के सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये क्या है आपका इम्पल्स का एक्सप्रेशन, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, और ये आ गई इसके SI यूनिट। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं इंटीग्रेशन के बारे में समझाना चाहूँ तो मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं। ये देखो x ले लूँ मैं, x dx, ठीक है। इसकी मैंने लिमिट ले ली, मान लो 2 से लेके 4 तक इसको सॉल्व करना है। ठीक है। अब अकेला x है, x की पावर क्या है 1। ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफ्रेंशिएशन में कम हो जाती है, इसमें एक बढ़ जाती है, x 1 + 1/2। ठीक है। ये इसकी इंटीग्रेशन है। लिमिट क्या है 2 to 4। 1 + 1 क्या है x² 2 to 4। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया हमने। ठीक है। x² 2 to 4, 1/2, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर, माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, 1/2, 4 4 ज़ा 16, -2 2 ज़ा 4, 1/2, 16 में से 4 गए 12, 2 6, तो ये 6 आंसर आया। ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे dt की बात है, ये देखो सिंपल, यदि x dx है, सॉरी सिंपल dx है, इसकी इंटीग्रेशन सिंपल क्या है x होएगी। ठीक है। ऐसे ही अब dt है, इसकी इंटीग्रेशन सिंपल क्या होएगी t। यदि इसके साथ t dt होता तो क्या हो जाना था t²/2 dt, सॉरी t²/2 सिंपल। ठीक है। प्लस कांस्टेंट ये कुछ लगाते हैं, ये यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे। मान लो t² dt होता तो क्या आ जाना था 2 + 1, जो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे, मीन्स t⁻³ ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। मान लो हमारे पास अब क्या था dt, लिमिट थी ना t1 से लेके t2 तक, dt का क्या आ गया सिंपल t, लिमिट क्या है t1 से लेके t2। मान लो यहाँ पे 2 है 4 है, मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है लिमिट 2 से 4, तो t की जगह हम क्या पुट करेंगे 4, इसकी जगह क्या 4 - 2 दैट इज़ 2। ये चीज़ है, समझ में आ गई। ये इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे t1 और t2 थे, इसलिए t की जगह क्या पुट किया t2, इसकी जगह फिर माइनस क्या है t1। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स। नाउ कम टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है, कई बार आती है। तो देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, F = dp/dt, या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यही था ना। तो हमने क्या वहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k था, k की वैल्यू 1 मान ली थी, तो आप सिंपल क्या लिखोगे F = dp/dt। अब इसमें आपने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, F dt = dp, या dp = F.dt, पुट इट 1। यहाँ तक समझ में आ गया। इफ़ इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to t, अब यहाँ पे क्या ले लिया टाइम इंटरवल 0 से लेके t तक, और मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम p1 to p2, और मोमेंटम चेंज हो रहा है p1 से लेके p2 तक, देन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये देखो ध्यान से, क्या था हमारे पास dp = F.dt। ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इसकी लिमिट ली हमने 0 से लेके t तक, और इसकी लिमिट लेनी है p1 से लेके p2 तक। ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, dp को क्या लिया p1 से लेके p2। अब f क्या है, फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। और साथ में ये टाइम के साथ है ना, इसलिए 0 to t F.dt। अब dp की जैसे मैंने अभी बताया था लास्ट में, dt की इंटीग्रेशन क्या है t, ऐसे dp की इंटीग्रेशन क्या है p। तो लिमिट क्या है p1 से लेके p2 तक, f कॉमन है, कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन क्या है t, 0 से लेके t तक। तो ये p की जगह मैं क्या पुट करूँगी p2, इसकी फिर जगह क्या पुट करूँगी p1, f t की जगह क्या पुट करूँगी t - 0, मीन्स
P2 माइनस P1, ये वेक्टर लगाना है साथ में, ठीक है। F, अब T माइनस ज़ीरो, हम T माइनस ज़ीरो को सिंपल T भी लिख सकते हैं, पर हम इसको क्या लिखेंगे, क्यों ये चेंज बता रहा है ना, तो हम इसको डेल्टा T ही लिखेंगे, ठीक है। तो F डेल्टा T हमें पता है क्या है, पीछे अभी पढ़ा हमने, इम्पल्स क्या है, इम्पल्स। तो ये क्या आ गया, P2 माइनस P1, समझ में आ गया। मीन्स J इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो यही है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स क्या है ये, मोमेंटम क्या है, P2 माइनस P1, इसी को बोला है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था इम्पल्स क्या है, इम्पल्स में बताया था ना क्या था, इम्पल्स क्या था, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, और क्या बोला था मैंने, चेंज इन मोमेंटम बोला था ना। तो ये इम्पल्स क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम। तो ये है आपकी थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। तो यही किया हमने, P1 से लेके P2 dp इज इक्वल टू 0 to T F dt। देन इंटीग्रेशन इसकी P है, P1 से P2 F T 0 to T P2 माइनस P1 F T माइनस 0, इसको डेल्टा T लिख दिया। और ये आपके पास आ गया F डेल्टा T, हमें पता है कि इट्स अ J, सो J इज इक्वल टू P2 माइनस P1। So the impulse of force is equal to change in momentum produced by force. This is known as impulse momentum theorem. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से करना। नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत बार किया है ना हमने, बॉल को फेंका और वापस आई, ठीक है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट अ रिएक्शन। इसका मतलब जब आप बॉल फेंकते हो, ठीक है, आपने फोर्स लगाई और दीवार से टकराई और दीवार ने भी उसके ऊपर फोर्स लगाई, तभी तो वापस आई ना। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या बोल रहा है उन्होंने, कि फोर्स नेवर अकर्स सिंगल इन नेचर, कि फोर्स कहता कभी अकेली नहीं होती, वो सिंगल में नहीं प्रोड्यूस होती, वो हमेशा पेयर्स में होती है। इट ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज़। फॉर एग्जांपल हम धरती के ऊपर खड़े हैं, अर्थ के ऊपर, ठीक है, तो हम एक फोर्स, एक तो जो हम नीचे को लगा रहे हैं फोर्स, है ना, नीचे को लग रही है ना, और जो अर्थ है वो भी खींच रही है हमें, वो भी एक फोर्स लगा रही है। आप पानी में किसी चीज़ को फेंक दो, ठीक है, वहाँ पे भी एक बाउंसी फोर्स लगती है, एक नीचे को लगेगी और पानी ऊपर की तरफ लगाएगा, ठीक है। दीवार को आप धक्का लगा रहे हो, हिलती नहीं है दीवार, पर आप धक्का लगा रहे हो, दीवार भी आपके ऊपर लगा रही है। तो ये सारी क्या है, जो फोर्स होती है ये हमेशा पेयर्स में होती है, ठीक है। सो फोर्स नेवर occurs single in nature, it always occur in pairs as a result of mutual interaction between the bodies के बीच में इंट्रैक्शन होती है, ठीक है। जैसे मैं बैठी हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये बुक है, हम भी एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सो therefore to every action there is always an equal and opposite reaction. I hope you understood this one. अब इसका प्रूफ देना है हमने, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, इजी है, ध्यान से समझना, ठीक है। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, कंसिस्ट ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी मूविंग अलॉन्ग सेम स्ट्रेट लाइन। एक हमने आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, मान लो एक कोई रूम ले लो आप, ठीक है, एक आइसोलेटेड और कुछ नहीं है, वहाँ पे टू बॉडीज़ हैं ए और बी, ठीक है, और दोनों के ऊपर हमने वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, मूविंग अलॉन्ग सेम स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में वो जा रही हैं। लेट द बॉडीज कोलाइड सो दैट दे म्यूचुअली एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन ईच अदर। वो दोनों ऐसे मूव कर रही हैं और एक जगह पे आके वो कोलाइड करती, कोलाइड मीन्स टकराना, ठीक है। जब वो टकराएंगी, है ना, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी, तो वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगी, ठीक है। व्हेन दे कोलाइड देयर वेलोसिटी चेंजेस एज वेल एज मोमेंटम आल्सो चेंजेस। आप टू बॉल्स ले लो, ठीक है, उनको एक बार आपने लगा दी, फोर्स लगा दी, ठीक है, उसके बाद नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, एक्सटर्नल फोर्स मीन्स बाहर की कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वो कहीं पे कोलाइड करेंगी, कुछ पहले भी उनकी वेलोसिटी थी, जब वो कोलाइड करेंगी तो उनकी वेलोसिटी चेंज होएगी, वेलोसिटी चेंज होएगी तो उनका मोमेंटम चेंज होएगा। मोमेंटम क्यों, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है,
मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होएगा, ठीक है ना। तो इसलिए व्हेन दे कोलाइड देयर वेलोसिटी चेंजेस एज वेल एज मोमेंटम आल्सो चेंजेस। सो लेट डेल्टा P1 क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ठीक है। ये ध्यान में देखना, ए के लिए क्या माना हमने, डेल्टा P1 की मोमेंटम चेंज हुआ, और डेल्टा P2 चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, ठीक है। दो बॉडीज है ए और बी, ए के ऊपर जो मोमेंटम चेंज हुआ डेल्टा P1 और बी के ऊपर चेंज हुआ डेल्टा P2, क्योंकि जब उनकी वेलोसिटी चेंज हुई है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम द नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चीज़ें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये धीरे धीरे आप चीज़ें पढ़ोगे भी, आगे डिटेल में भी पढ़ोगे। तो कहता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो क्या बोलता है, द नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो। जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज ज़ीरो, तब हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टोटल चेंज इन मोमेंटम मीन्स बॉडी ए के ऊपर क्या मोमेंटम चेंज हुआ, डेल्टा P1, बी के ऊपर क्या चेंज हुआ, डेल्टा P2। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कह रहा है, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू ज़ीरो। टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज। सो ये देखो, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब डेल्टा P2 को यहाँ पे रहने दो, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। पुट इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा T एंड टेकिंग द लिमिट्स डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो। दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, किसके साथ, डेल्टा T के साथ। डेल्टा P2 को डेल्टा T के साथ डिवाइड किया, डेल्टा P1 को डेल्टा T के साथ डिवाइड कर दिया। फिर कहता है टेकिंग लिमिट्स डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो, मीन्स लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब हम लिमिट लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, dP2/dt। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हम इम्पल्स की बात कर रहे हैं, सॉरी मोमेंटम की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये क्या बन जाएगा, dP2/dt इज इक्वल टू माइनस, ये भी क्या बन जाएगा, dP1/dt। नंबर 2 आ गया। अब ये जो dP2/dt है क्या, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। P2 किसका मोमेंटम था, B2 बी बॉडी में चेंज था ना, तो ये क्या है, बॉडी बी पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में आया। इसका मतलब ये जो मोमेंटम चेंज बी में आया वो किसकी वजह से आया, फोर्स की वजह से, मीन्स फोर्स ऑन बॉडी बी, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी ए थी और एक बॉडी बी थी, ठीक है। ये भी कुछ वेलोसिटी के साथ जा रही थी, ये भी कुछ वेलोसिटी के साथ जा रही थी। जब ये आपस में कोलाइड हुई तो इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी भी चेंज हुई, इसकी भी चेंज हुई। तो अब ये जो ए है वो किसी और वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, बी किसी और के साथ मूव कर रही है। तो अब इस पे जो फोर्स लगा है वो क्या है, मोमेंटम चेंज हुआ, वो किसकी वजह से हुआ, फोर्स ऑन बॉडी बी। किसने लगाई, ए ने लगाई ना इसके ऊपर। इसी तरह dP1/dt क्या है, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसके ऊपर, ऑफ बॉडी ए के ऊपर, और ये किसकी वजह से, फोर्स ऑन बॉडी ए, ठीक है। इसका मतलब जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, dP2/dt क्या है, ये ध्यान से ये दिखना, बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कौन, बॉडी बी के ऊपर किसने फोर्स लगाई, ए ने। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, FBA, ए बाद में, ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, इज इक्वल टू, नेगेटिव पहले ही है, ठीक है ना। P1 क्या है, ए बॉडी के ऊपर फोर्स है, किसने लगाई, बी ने लगाई, जिसने लगाई है वो बाद में लिखेंगे। तो FAB मीन्स FBA इज इक्वल टू माइनस FAB। इसका मतलब फोर्स सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, हैंस फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट विच प्रूव्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, सिंपल। आपने क्या लिखना है, सिंपल सी चीज़ है। क्या किया था हमने
कि हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स ले ली, ए और बी ली, और दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो उसके वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो हमने क्या लिया कि ऑब्जेक्ट ए के ऊपर ये मोमेंटम था चेंज, बी के ऊपर ये था, तो इनका दोनों का सम क्या है, ज़ीरो। अब इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको माइनस कर दिया। आप इसको इधर रहने दे सकते हो, इसको इधर ले आ सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोनों को डेल्टा टी के साथ डिवाइड करके लिमिट ले ली, ये चेंज हो गया। उसके बाद हमने ये सारा एक्सप्रेशन कर लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो अभी हमने बात की थी, अब सिंपल आपको 1 या 2 नंबर में आ जाए तो हम ये ऐसे करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ क्या है, डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, अब ये कंजर्व कब रहेगा, मान लो इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, यदि एफ ज़ीरो होगा, यदि ये चीज़ ज़ीरो होगी तो डी पी अपॉन डी टी भी ज़ीरो होएगी। ठीक है, अब ये ज़ीरो कब होती है डी पी अपॉन डी टी, जब पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डेरिवेटिव किसी का भी ज़ीरो कब होता है, जब ये वाली चीज़ कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव, जैसे आप सिंपल कांस्टेंट 2 नंबर ले लो। ठीक है, सिंपल आप कांस्टेंट 2 नंबर ले लो, डी अपॉन डी टी, मान लो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब उसका कोई नंबर 2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब डी पी अपॉन डी टी ये ज़ीरो तभी होगा, डी पी अपॉन डी टी ज़ीरो तभी होगा जब p कांस्टेंट होगा, p की कोई वैल्यू होगी और वो चेंज नहीं करेगा। चेंज नहीं करेगा मीन्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई चीज़ चेंज नहीं करती, इसका मतलब कंजर्व है। क्लियर। नाउ डेरिवेशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किसकी डेरिवेशन, डेरिवेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने इसको कंजर्व करना है। ठीक है, कई बार आ जाते हैं, आर्टिकल आ जाता है तो इजी है। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम मेड अप ऑफ n particles having masses m1, m2 और so on mn and moving with the velocities v1, v2 and vn respectively। कहते हैं एक हमने आइसोलेटेड सिस्टम, एक सिस्टम ले लिया, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, एक सिंपल आप बॉल को कंसीडर कर लो, हर कोई चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है ना, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और हर पार्टिकल का अलग अलग मास है, किसी का m1 है, किसी का m2 है, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो n है, mn है, और वो मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v1, किसी की v1 है, किसी की v2 है, किसी की vn है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, मोमेंटम क्या है, p इक्वल टू एम वी होता है ना, तो जो टोटल क्या होएगा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस mn vn सो ऑन। ठीक है, तो m1v1 क्या है, p1 लिख लेते हैं, m2v2 क्या है, p2 लिख लो, एंड सो ऑन mn vn pn लिख लिया। ठीक है, ये क्या आ गया, टोटल मोमेंटम किसमें, किसी सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद ये देखो, इफ़ एफ एक्सटर्नल बी द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब यदि उस सिस्टम के ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रही है तो एफ एक्सटर्नल क्या है हमारे पास, डी पी अपॉन डी टी होता है ना, डी पी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, पी की जगह ये वाली पूरी वैल्यू लिख लो, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस पी एन सो ऑन। ठीक है, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम दैट इज़ एफ एक्सटर्नल क्या है, ज़ीरो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किस से, फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, तो ये चीज़ ज़ीरो है, इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब ये सारी की सारी चीज़ ज़ीरो तब होगी जब ये p1, p2, pn ये सारे का सारा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। यही क्या है हमारा
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सिंपल डेफिनेशन है। ये भी किससे ही आई है? ये भी तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही आई है ना। यहाँ पे हमने सिंपल बोला कि ये फोर्स ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो बन जाएगा, तो ये इसका मतलब पी कांस्टेंट है। इसी तरह ये वाली जो डेरिवेशन है ये प्रॉपर हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ले लिया, ठीक है ना। इसमें डेरिवेशन हमने की वो सिंपल डेफिनेशन है, यहाँ डेरिवेशन हमने कर दी सिंपल कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया जिसमें m1 m2 mn नंबर ऑफ मासेज हैं, ये वेलोसिटी के साथ मूव करें तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, तो उसको p1 p2 pn लिख लिया। ये एफ एक्सटर्नल लगा दिया तो ये आ गया। जब ये एफ एक्सटर्नल ज़ीरो है तो ये चीज़ ज़ीरो होगी। ज़ीरो ये तभी होगी जब ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। समझ में आ गया? तो ये है डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट वन है डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ठीक है। ध्यान से समझना ही है बस, और कुछ नहीं है। और आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ऐसे ही है कि यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ओके, सिंपल सी बात है। So consider two bodies A and B of masses m1 and m2 moving with velocity u1 and u2 respectively such that u1 greater than u2. Let two bodies collide after delta time t. After collision, their velocity will change and move with velocity v1 and v2. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने टू बॉडीज़ ले ली, ठीक है। अच्छा चलो मानते हैं। अच्छा ठीक है, ए और बी क्या है, दो बॉडीज़ हैं। ए के ऊपर मास कितना है m1, बी के ऊपर कितना है m2, ठीक है। ये दोनों वेलोसिटी u1 और u2 के साथ चल रही हैं। सिंपल सी बात है, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है ए और ये है बी। अब ये किसके साथ जा रही है, u1, इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, ये किसके साथ जा रही है u2 के साथ। अब कहता है u1 ग्रेटर देन u2, ये u1 u से बड़ा तभी तो इसको कोलाइड करेगा। यदि ये कम होएगी, ये ज़्यादा है तो ये तो आगे निकलता जाएगा, ये धीरे धीरे आएगा। अब इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा तभी तो ये कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, हिट करेगा। और जैसे ही ये इसको हिट करेगा तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2। पर मास तो वही रहेगा ना, मास तो नहीं चेंज होता। समझ में आ गई इतनी सी बात। ये है बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन, मीन्स जब कोलाइड कराया, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या करना है हमने। ये सारा लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर, ये ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है, जब ये कोलाइड हुए, इसका भी m1 है और इसका m2 है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे ना, मीन्स ए बी के ऊपर लगाएगा, ए जो है ए के ऊपर बी लगाएगा और बी के ऊपर ए लगाएगा। तो इसके ऊपर फोर्स कौन सी लगेगी, एफ ए बी, और इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगी, एफ बी ए। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका ये फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। अब बिफोर कोलिजन से पहले मोमेंटम ऑफ बॉडी ए ये थी ना, बिफोर कोलिजन इसके ऊपर मोमेंटम क्या था, m1 u1, ठीक है। और बी के ऊपर क्या था, m2 u2। ये चीज़ आ गई ना, m1 u1 और m2 u2। अच्छा टोटल मोमेंटम क्या होएगा सिस्टम का, m1 u1 प्लस m2 u2, ये चीज़ आ गई। उसके बाद आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। अब जब कोलिजन होगा इसकी वेलोसिटी क्या बन गई v1, इसकी क्या बन गई v2। मोमेंटम ऑफ बॉडी ए m1 v1, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी m2 v2। तो टोटल मोमेंटम क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी हैव टू प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब था, क्या था भी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या प्रूव करना है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो सेम है। सेम मतलब कांस्टेंट है, तभी नहीं वो चेंज हुआ। इसका मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमने प्रूव करना है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में इक्वल हैं। मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये सेम है, तभी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये देखो,
चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ए या बॉडी ए पे कितना चेंज हुआ मोमेंटम में। पहला कितना था, पहले कितना था m1u1, बाद में कितना आया m1v1। इसका मतलब चेंज क्या आएगा m1v1 माइनस m1u1। इसी तरह बॉडी बी के ऊपर कितना चेंज आएगा m2v2 माइनस m2u2। समझ में आया, ये चीज़ लिखिए यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन m1v1 माइनस m1u1 और चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन m2v2 माइनस m2u2। क्लियर। ड्यूरिंग कोलिजन द बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स FBA ऑन बॉडी बी। जब कोलिजन होता है तो जो ए है वो बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, क्या FBA। ठीक है, सो आल्सो बॉडी बी एक्सर्ट ए फोर्स FAB ऑन ए। इसी तरह जो बी है वो ए के ऊपर फोर्स लगा रही है। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रही है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है ना, इसने इधर को लगाना है, इसने इधर को लगाना है, तो इसका मतलब FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। ये आ गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसकी हेल्प के साथ ही करना ना। अब हम मानते हैं कि इफ़ डेल्टा टी बी द टाइम फॉर विच द कोलिजन टेक प्लेस देन। अब जब कोलिजन होगा तो नेचुरली बहुत कम समय के लिए कोलिजन हुआ ना, फिर वो अलग अलग हो गई, तो वहाँ क्या हुआ इम्पल्स क्रिएट हुई, है ना। इम्पल्स क्रिएट हुई तो वो हम मान लेते हैं कि जो फोर्स लगी है वो बहुत कम समय के लिए डेल्टा टी टाइम के लिए लगी है। इसका मतलब इम्पल्स ऑफ FAB, जो ऑब्जेक्ट बी ए के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो कितनी इम्पल्स आई FAB मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी, ये हमने टाइम ले लिया ना डेल्टा टी। अब ये हमें पता है इम्पल्स, और हमें ये भी पता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। किसकी बात हो रही है, बी किसके ऊपर लगा रही है, ए के ऊपर। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए यदि आपको अभी हमने किया था m1v1 माइनस m1u1, क्योंकि पहले कितना मोमेंटम था ए के ऊपर m1u1, बाद में कितना हुआ m1v1, तो चेंज कितना आ गया m1v1 माइनस m1u1। फिर आ जाओ इम्पल्स ऑफ बी के ऊपर इम्पल्स कितनी क्रिएट हुई, फोर्स किसने लगाई, ए ने बी के ऊपर, मीन्स डेल्टा टी, फोर्स मल्टीप्लाई डेल्टा टी, और ये क्या है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, दैट इज m2v2 माइनस m2u2। ठीक है, पर हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, तो हम इसको सिंपल क्या ऐसे भी डेल्टा टी के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दो उधर भी कर दो। ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ तो इक्वेशन को कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ा। FAB डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस FBA डॉट डेल्टा टी। अब ये क्या है इम्पल्स, और इम्पल्स क्या है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मीन्स m1v1 माइनस m1u1, ये ए के ऊपर और ये बी के ऊपर विद नेगेटिव साइन m2v2 माइनस m2u2। ठीक है, m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस m2v2 माइनस माइनस प्लस m2u2। m1v1 ये जो नेगेटिव वाला है m1v1 प्लस ये वाला m2v2 ये इधर ले आओ इज इक्वल टू m2u2, ये नेगेटिव है इधर ले आओ ये प्लस हो जाएगा m1u1। इसका मतलब हम सिंपली पहले इसको लिख लेते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सो इट्स बिफोर कोलिजन, इट्स आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। दिस प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। I hope you understood this article. This article is very, very important. So keep trying. Okay. So thank you so much. So please subscribe my channel, share my channel, like and comment also. Till then, bye bye. Thank you.